Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome you all to my YouTube channel Great Tour. कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं या नहीं? एल्टीग्रेड बायोलॉजी की आपकी तैयारी कैसी चल रही है? क्लासेस में मज़ा आ रहा है? सब समझ आ रहा है? किसी टॉपिक में कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिए। जल्दी से आपके सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे। वैसे तैयारी बढ़िया चल रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आप लोग को? नहीं हो रही हो तो एक थम्स अप, एक लाइक बनता है ना? और अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता हो, सब कुछ क्लियर हो रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा बाकी स्टूडेंट्स तक शेयर भी कीजिए। तो आज हम अपने एल्टीग्रेड बायोलॉजी में जो है हमारी क्लास आज 47 उसमें पढ़ने वाले हैं न्यू डार्विज्म के बारे में, जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में, साथ ही साथ हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन नहीं लिया है तो लेके बैठ जाओ, क्योंकि नोट्स साथ साथ आप बनाते चलिए। इससे क्या होगा, आपको रिवीजन के टाइम दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज़ नोट्स साथ साथ बनाते चलिए। अगर कोई क्लास आपने मिस की हो, प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हो, तो मैंने प्रॉपर अपने चैनल पे एक एल्टीग्रेड बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी एक प्लेलिस्ट बना दी है इस नेम से। प्लीज़ एक बार जाइए, चेक करिए। अगर कोई भी क्लास आपकी मिस हो गई हो तो उसे देख लीजिए, अटेंड कर लीजिए। न्यू डार्विनिज्म, इसको हम मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन भी कहते हैं और मॉडर्न डार्विनिज्म भी कहते हैं। क्वेश्चन किसी भी नेम से आ सकता है, इसलिए हम सारे देख लेते हैं क्या 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 नेम है, क्या क्या नेम से क्वेश्चन आ सकते हैं। न्यू डार्विनिज्म इज द मॉडर्न विजन ऑफ चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कंबाइंड विद द नॉलेज ऑफ। देखो, न्यू डार्विन्स क्या एक मॉडर्न वर्जन है जो चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन की, उसी का ही ये मॉडर्न वर्जन है। जेनेटिक्स है ना, ये शायद लिखना रह गया, मैं लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पेन का कलर ले ली जरा। हाँ जी, तो ये जो थ्योरी थी न्यू डार्विनिज्म, ये एक मॉडर्न विजन था जो चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन पे, उसका ही ये मॉडर्न वर्जन था, जिसमें कंबाइन किया गया इसे नॉलेज को, किससे? जेनेटिक्स के, कंबाइंड विद द नॉलेज ऑफ जेनेटिक्स। एक सेकेंड, जेनेटिक्स, नेचुरल सिलेक्शन को कंबाइंड किया गया जेनेटिक्स से। क्लियर? ये न्यू वर्जन है, इसलिए हम इसको मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलें आगे, चलिए देखते हैं। Darwin in 1859 gave the idea of natural selection, survival of the fittest, but he didn't know about genes, mutation and chromosome. डार्विन ने आइडिया दे दिया नेचुरल सिलेक्शन का कि जो फिटेस्ट होंगे वो सरवाइव करेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था जीन्स के बारे में, म्यूटेशंस के बारे में और क्रोमोसोम्स के बारे में। बाद में कुछ लॉज आए, है ना, कोई मेंडल लॉ हो गया, म्यूटेशन थ्योरी हो गई, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गई। इन डिस्कवरीज की हेल्प से साइंटिस्ट समझ पाए कि जो ट्रेट्स हैं वो इनहेरिटेड हैं और एंड चेंज्ड। यानी इन थ्योरीज, मेंडल लॉ, इन सब के ज़रिए ये पता चला कि जो ट्रेट्स हैं वो विरासत में मिलते हैं और कैसे बदलते हैं। क्लियर यहाँ तक? मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू डार्विनिज्म ग्रेगोर मेंडल का था, ह्यूगो डी व्रीज का था। क्या क्या था देखो, ग्रेगोर मेंडल ने इनहेरिटेंस एंड जीन्स की बात करी थी, यानी विरासत और, पेन ले लो एक सेकेंड, विरासत और, एक पेन कहाँ गया, और जीन के सिद्धांत। इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। हम ये बात पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना, पढ़ चुके हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स भी इन्हें कहा जाता है। ह्यूगो डू व्रीज, इन्होंने दी थी म्यूटेशन थ्योरी, ये हमें पता है। ऑगस्ट वाइसमैन, इन्होंने जर्मप्लाज्म थ्योरी दी थी, जर्मप्लाज्म। टी.एच. मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी। एंड हमारे फिशर, हैल्डीन एंड राइट, इन्होंने पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में बात करी थी। आगे बढ़े, चलिए। मेन पॉइंट्स क्या क्या थे डार्विनिज्म के? वेरिएशन, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड आइसोलेशन। चलिए वन बाय वन हम इन सारे मेन टॉपिक्स पे, इन पॉइंट्स पे बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं
वेरिएशन के बारे में। वेरिएशन मतलब क्या हुआ, किसी किसे पता है इसका? पता है तो जल्दी से बता दो, नहीं पता तो पता चल जाएगा, वो तो हम बात करेंगे, है ना। कुछ छोड़ना तो है नहीं, हमें सब पढ़ना है। वेरिएशन यानी चेंजेस अकर, ये जो चेंजेस हैं यही होंगी हमारी वेरिएशंस। चेंजेस अकर इन जीन्स ड्यू टू म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन की वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं, एक सेकेंड बता रही हूँ, पहले इसे इरेज तो कर दूँ, है ना। म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन की वजह से जो जीन्स में चेंजेस हो रहे हैं वो क्या है? वेरिएशंस है। वो चेंजेस ही वेरिएशन है। दीज चेंजेस आर हेरिटेबल यानी पास टू, कहाँ गया पेन, पास टू ऑफस्प्रिंग। साथ साथ प्लीज नोट्स बनाते चलिए, नोट्स बनाना ज़रूरी है साथ साथ, है ना। साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। यानी जीन्स में म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन के कारण बदलाव होते हैं और ये जो चेंजेस हैं अगली पीढ़ी में पास होते हैं, पास टू ऑफस्प्रिंग, अगली पीढ़ियों में जा सकते हैं ये। क्लियर? नेक्स्ट देखें क्या था हमारा, चलिए नेक्स्ट हमारा था म्यूटेशन यानी सडन एंड परमानेंट चेंजेस इन डीएनए। Sudden and permanent changes in DNA that creates new traits. These mutations can be harmful, helpful or neutral. डीएनए में अचानक और परमानेंट होने वाले जो चेंजेस होंगे उससे क्या होगा? उससे न्यू ट्रेट्स क्रिएट होंगे। क्लियर? और ये जो म्यूटेशन है ये हार्मफुल भी हो सकता है, लाभदायक भी हो सकता है, यानी हेल्पफुल, नुकसानदायक यानी हार्मफुल, और न्यूट्रल भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखें, चले पेन ले लें। ओके, तो नेचुरल सिलेक्शन हमारा था थर्ड वन, नेचुरल सिलेक्शन, ये तो हमने कल भी पढ़ा था, है ना, नेचुरल सिलेक्शन। चलो, nature selects those organisms which are better adapted to their environment, जो survive कर पाएंगे, है ना। nature selected या selects those organisms which are better adapted to their environment. They survive and reproduce या reproduction survive reproduction more successfully. साथ साथ प्लीज नोट्स भी बनाते चलिए। देखो नेचुरल सिलेक्शन, देखो इसमें क्या होता है, नेचर जो है वो उन ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करती है जो अपने इन्वायरमेंट को, अपने वातावरण को बेटर एडप्ट कर पाए। दे सर्वाइव एंड रिप्रोडक्शन मोर सक्सेसफुली, ये ही सर्वाइव कर पाएंगे और
रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, संतानें उत्पन्न कर पाएंगे। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखें, यानी जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो उन जीवों को ही चुनता है जो पर्यावरण के अनुसार अच्छे से अनुकूलित, यानी एडप्ट कह सकते हैं, अनुकूलित होते हैं, बेटर एडप्ट कर पाते हैं एनवायरनमेंट को। यहाँ तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन चलिए जल्दी से देख लेते हैं। happens during sexual reproduction and increase variation। इसमें क्या होगा? ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम होगा और इससे वेरिएशंस बढ़ेंगी, नई विविधता भी हम कह सकते हैं। लिख देती हूँ, एक सेकेंड पेन। हाँ जी, जिससे क्या होगा? जिससे नई विविधता आती हैं, वेरिएशंस आएंगी। क्लियर? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाएगा हमारा आइसोलेशन। जियोग्राफिक और रिप्रोडक्टिव सेपरेशन can lead to formation of new species। इसे हम स्पेसिएशन भी कह सकते हैं, स्पेसिएशन। चलिए समझते हैं क्या है ये आइसोलेशन। एक सेकेंड, पेन ले लूं, एक मिनट। देखो, जब जियोग्राफिक और रिप्रोडक्टिव सब में सेपरेशन हो जाए, प्रजनन हो जाए, है ना, प्रजनन, यहाँ पे लिखूं क्या साथ साथ? सेपरेशन हो जाए यानी प्रजनन हो जाए। प्रजनन हो जाए तो इससे क्या होगा? नई स्पेशीज फॉर्म होंगी। अगर जियोग्राफिक और रिप्रोडक्टिव में सेपरेशन हो जाए तो इससे नई स्पेशीज फॉर्म होंगी, यानी जीवों की जातियां बन सकती हैं इससे। क्लियर हो गए हमारे सारे? एक बार देख लेते हैं। देखो, वेरिएशन पढ़ लिया, म्यूटेशन पढ़ लिया, नेचुरल सिलेक्शन भी पढ़ लिया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी पढ़ लिया और आइसोलेशन भी पढ़ लिया हमने। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, न्यू डार्विनिज्म सेज दैट इवोल्यूशन हैपेंस ड्यू टू genetic mutation, sexual reproduction, natural selection and sometimes isolation। न्यू डार्विनिज्म ये कहा गया कि एवोल्यूशन इन सब चीज़ों की वजह से होता है। हम ये कहेंगे इन सब की वजह से होता है। जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से, जब चेंज आ जाए जीन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से और कभी कभी आइसोलेशन की वजह से भी एवोल्यूशन होता है। क्लियर? अब आ जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब चेंज इन जीन्स। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ रैंडम चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स in a population, especially in small population. Sometimes due to luck or chance, some genes get passed on the next generation and some are lost. Not because they are good or bad, but just by chance. This is called genetic drift. देखो भाई, जेनेटिक ड्रिफ्ट है एक रैंडम चेंज, फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स में पॉपुलेशन की एक रैंडम चेंज। स्पेशली होता है, किस में बात हो रही है? स्मॉल पॉपुलेशन की।
ये लक और चांस भी कह सकते हैं होता है। उससे जीन्स जो होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में कुछ पास हो जाते हैं और कुछ लॉस्ट हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि जीन्स अच्छे हैं या बुरे हैं, बल्कि लक से, चांस से। यही है हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट। समझ आया? कोई दिक्कत? यानी किसी जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब किसी पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी जीन्स में अचानक बदलाव आ जाए। ये खासकर स्मॉल पॉपुलेशंस में होता है। ये अच्छे हैं या बुरे हैं इस वजह से ऐसा नहीं है कि पास्ट होंगे जीन्स या नहीं, बल्कि लक से होता है, चांस से होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक या नहीं हुआ? कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। कुछ जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में पास होंगे और कुछ नहीं होंगे, लॉस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, When does genetic drift happen? कब होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट? चलो देख लेते हैं। मैं अपना पेन ले लेती हूँ। अगर क्लास अच्छी चल रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भूलिएगा नहीं, है ना। कब होता है? when the, पहला हो गया when the population is very small, when the population is very small। दूसरा कब होगा? when some individuals die or don't reproduce randomly। सेकेंड, रिप्रोड्यूस रेंडमली। या क्यों नहीं रहा यहाँ पे? पेन को क्या हो गया? रेंडमली। थर्ड वन इज व्हेन अ नेचुरल डिजास्टर और माइग्रेशन affects who survives। नोट कर लीजिए, फिर हम इसे समझते हैं। नोट कर लीजिए। देखो क्या होता है, जब पॉपुलेशन बहुत छोटी होती है तब जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा। जब कोई मर जाएगा इंडिविजुअल या वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा यानी प्रजनन नहीं कर पाते। When a natural disaster or migration affects who survive, ये जो बदलाव है, ये जो रेंडम चेंजेस होते हैं, जैसे कि कोई बाढ़ आ गई या कोई डिज़ास्टर हो गया, तो उससे क्या होता है, ये अफेक्ट करता है। कुछ ज़िंदा रहेंगे, कुछ मर जाएंगे। तो जो ज़िंदा रहेंगे उनके जीन्स आगे ट्रांसफ़र होंगे नेक्स्ट जनरेशन में, और जो मर जाएंगे उनके जीन्स लॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। नोट कर लीजिए जल्दी से। ये जो लास्ट पॉइंट हमने अभी बात भी करी, व्हेन अ नेचुरल डिजास्टर और माइग्रेशन अफेक्ट हु सर्वाइव। देखो ये जो चेंजेस आते हैं ना, जैसे कि कौन से जीन्स आगे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, ये डिज़ास्टर की वजह से या बाढ़ आ गई, कुछ भी, तो ये क्या है? लक ही तो है, चांस ही तो है। जो सर्वाइव करे होंगे उस टाइम पे वो उनके जीन्स आगे जाएंगे, जो नहीं कर पाए उनके लॉस्ट हो जाएंगे। तो ये बाय लक और चांस ही तो है ना। चलिए नोट कर लीजिए। बिना किसी कारण का या चयन क्यों होता है? ये जो रैंडम चेंज है। नेक्स्ट देखिए। ओके, टाइप्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज बॉटलनेक इफेक्ट, व्हेन अ लार्ज पॉपुलेशन सडनली बिकम्स वेरी स्मॉल, ओनली अ फ्यू इंडिविजुअल्स सर्वाइव एंड देयर जीन्स शेप द पॉपुलेशन। बॉटलनेक की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, जब लार्ज पॉपुलेशन है लेकिन सडनली वो छोटी हो जाए डिज़ास्टर की वजह से, जैसे आग लग गई, बाढ़ आ गई, कोई बीमारी हो गई, फैल गई, तो क्या होगा, उनमें से कुछ ही होंगे जो सरवाइव कर पाएंगे और उन्हीं की जो जीन्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचेंगे, यानी फ्यूचर जनरेशन में, पॉपुलेशन में वही उन्हीं के जीन्स पहुंचेंगे ना जो सरवाइव कर पाए। जो सरवाइव ही नहीं कर पाए उनके जीन्स पहुंचेंगे कैसे? तभी कह रहे थे हम बाय लक और बाय चांस होता है इसमें चेंज। क्लियर? नोट करना चाहें तो जल्दी से इसे कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम इसे। इमेजिन करो एक जंगल है जहाँ पे
हमारे पास एक जंगल में 1000 खरगोश हैं, ठीक है। तो 1000 खरगोश हैं, जंगल में लग गई आग, ठीक है। अब आग लगने के बाद 90% जो खरगोश वो मर गए, है ना। तो 10 जो हमारे पास बचे, उन्हीं के जो जीन्स होंगे वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होंगे। जो ज़िंदा हैं उन्हीं के तो आगे जाएंगे, जो मर गए उनके जीन्स कैसे जाएंगे। तो यही बात हो गई, बाय लक बाय चांस जो सरवाइव कर गए उनके नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। और हम क्या कह सकते हैं, एक सेकेंड पेन ले लें, एक मिनट। द जीन पूल shrinks and become limited। इसे हम ये भी तो कह सकते हैं, जीन पूल shrinks and become limited। क्लियर? नोट करना चाहो तो कर लो, कर लीजिए। देखो, अगर हम सिंपली इसको समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी पॉपुलेशन में, है ना, पॉपुलेशन या हम कह सकते हैं आबादी में मौजूद अलग अलग प्रकार के जीन्स की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, या संख्या या फिर हम कह सकते हैं डाइवर्सिटी, वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ें, चलिए। यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा फाउंडर इफेक्ट। When a small group of individuals leave a large population and start a new population somewhere else, the new group may have different gene frequency than the original population। देखो, सिंपली इसका मतलब ये है, जब एक स्मॉल ग्रुप इंडिविजुअल का लार्ज पॉपुलेशन से कहीं और हो गया, लार्ज पॉपुलेशन को छोड़ दिया उसने और कहीं और अपना घर बसा लिया, कॉलोनी बसा ली, है ना। तो क्या होगा, जो नया ग्रुप होगा उसमें हो सकता है डिफरेंट जीन फ्रिक्वेंसी हो ओरिजिनल पॉपुलेशन से। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें, इमेजिन करो 5 पक्षी, 5 बर्ड्स हैं, वो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे चली गई। उसमें से सबके रंग अलग अलग होंगे, है ना। किसी का एक का रंग है ब्लू कलर के फीदर्स हैं, समझ लो, एक के पास। तो क्या होगा, आगे जो उसकी जनरेशन में उसमें ये जो ब्लू कलर के जो फेदर्स हैं ये कॉमन होंगे। लेकिन अगर हम बात करें लार्ज पॉपुलेशन की, तो उसमें ये कॉमन नहीं था, उसमें ये ब्लू फेदर वाली जो बर्ड थी वो रेयर थी। लेकिन जो ये लोग छोड़ के चले गए, अपनी नई कॉलोनी बसा ली, दूसरे आइलैंड पर चले गए, तो वहाँ पे ये ब्लू फेदर वाली बर्ड कॉमन हो गई ओरिजिनल पॉपुलेशन से, है ना। डिफरेंट जीन फ्रिक्वेंसी होगी। क्लियर? चलो, और हम क्या कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं a new population is founded by a few individuals with limited genes। एग्जाम्पल समझ आ गया ना आपको? एग्जाम्पल के थ्रू कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? अगर हम बात करें लार्ज पॉपुलेशन में, तो ब्लू फेदर वाली बर्ड रेयर होगी, है ना। लेकिन जब उन्होंने अलग आइलैंड पे चले गए, अपनी अलग कॉलोनी बसा ली, तो वहाँ क्या होगा, जीन्स पास्ड होंगे नेक्स्ट जनरेशन में, और वहाँ पे ये ब्लू फेदर वाली जो बर्ड है वो कॉमन होगी। नेक्स्ट देखिए, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, इसको हम हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम भी कहेंगे। क्या कहा गया इसमें, चलो जल्दी से देखें। द जेनेटिक मेकअप ऑफ अ पॉपुलेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन अनलेस इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटसाइड फैक्टर्स। दिस मीन्स दैट एवोल्यूशन डज नॉट अकर इफ सर्टेन कंडीशंस आर मेट। अगर हम सिंपली समझें कि क्या कहना चाह रहा है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, क्या कहता है, तो सिंपली ये बात है कि अगर किसी पॉपुलेशन में, किसी जनसंख्या में कोई भारी बदलाव ना हो, कोई भी भारी बदलाव ना हो, तो उसमें जो जीन की संख्या है वो कांस्टेंट रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी एक जैसी बनी रहती है, अगर कोई कह सकते हैं भारी बदलाव ना हो। इससे क्या होगा, यानी उस जनसंख्या में, उस पॉपुलेशन में एवोल्यूशन नहीं होगा अगर कोई भारी प्रभाव नहीं हो। आउटसाइड फैक्टर जब इन्फ्लुएंस करेगा ही नहीं, होगा ही नहीं, तो इन्फ्लुएंस करेगा नहीं और पॉपुलेशन में एवोल्यूशन होगा नहीं। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ें। कंडीशंस क्या थी हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम की? फॉर अ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम द फॉलोइंग 5 कंडीशन मस्ट बी मेट। ये कह सकते हैं हम
कि इन्होंने 5 शर्तें रखी, यानी संतुलन के लिए 5 शर्तें रखी जो ज़रूरी थी, है ना। अगर ये ऐसा कुछ ना हो तो एवोल्यूशन नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ और हम पढ़ लेते हैं, हम। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल किसने दिया था? जी एच हार्डी ने। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जी एच हार्डी ने। और ये क्या थे? मैथमेटिशियंस थे। और विलियम वेनबर्ग। कब की बात है ये? 1908 की बात है। दोनों ने अलग अलग काम किया था, इंडिपेंडेंटली वर्क किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तभी इसे बोला जाता है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। दोनों ने 1908 में लेकिन इंडिपेंडेंटली वर्क किया था। चलिए, कहाँ थे हम? हाँ, तो कौन सी थी 5 शर्तें? देखो, पहली थी लार्ज पॉपुलेशन साइज, यानी पॉपुलेशन साइज बड़ी होनी चाहिए जनसंख्या, ताकि जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, यानी जीन में कोई बदलाव ना हो। दूसरा आ जाएगा नो म्यूटेशन, जीन्स शुड नॉट चेंज, जीन में बदलाव नहीं होगा अगर म्यूटेशन ही नहीं होगी। नो माइग्रेशन, कोई भी पॉपुलेशन में आए जाए ना, है ना, कोई बाहर से आए या पॉपुलेशन में से कोई बाहर जाए ना। रैंडम मेटिंग इज बेस्ड ऑन ट्रेट, मिलने विशेष गुणों के आधार पर हो, आधार पर ना हो। मेटिंग इज नॉट बेस्ड ऑन ट्रेट, क्लियर। जो मैटिंग होगी वो मैटिंग इज नॉट बेस्ड ऑन ट्रेट्स, मतलब किसी विशेष गुण के आधार पर मिलन मैटिंग ना हो। नो नेचुरल सिलेक्शन ना हो, सब इंडिविजुअल को इक्वल चांस मिले सर्वाइव के लिए। अगर इनमें से कोई भी शर्त टूटती है, कंडीशन ब्रोकन होती है, तो एवोल्यूशन होगा। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट देखें, हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन, इसको यूज किया गया था एलील और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी जो थी पॉपुलेशन में, उसको कैलकुलेट करने के लिए। P हो गई फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, जिसे हमने A से रिप्रेजेंट किया है। Q हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील, यानी उसे हमने स्मॉल a से किया है। सिंस देयर ओनली 2 एलील, सो P प्लस Q इज इक्वल टू 1 हो गया। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसमें जो p स्क्वायर है वो हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ AA यानी होमोजाइगस डोमिनेंट। 2pq हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ AA यानी कैपिटल A स्मॉल a यानी हेट्रोजाइगस, और q स्क्वायर हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल a यानी होमोजाइगस रिसेसिव। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, साथ में नोट कर लीजिए। फिर से कहूँगी, नोट्स बनाते चलिए। क्लियर? अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका एग्जाम्पल देखें। चलो एग्जाम्पल देखते हैं तो थोड़ा चीज़ें क्लियर होती हैं, है ना। लेट्स से इन अ पॉपुलेशन 60% ऑफ एलील्स, कितनी होंगी? 60% एलील्स ऑफ 60% ऑफ एलील्स आर ए, यानी p कितना हो गया आपका? 0.6 हो गया, है ना। हो गया या नहीं हुआ? बताओ जल्दी। ए डोमिनेंट है, कैपिटल ए, और स्मॉल ए हमारा रिसेसिव है। चलिए, यानी 60% जीन ए है, यानी p इज इक्वल टू 0.6। बाकी का 40% जीन हो गए कौन से? स्मॉल ए, यानी q इज इक्वल टू 0.4। अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, कौन सा? p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसे इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे? देखो, ये जानेंगे कि इस पॉपुलेशन में कौन कौन से लोग होंगे, है ना, कौन कौन से लोग होंगे, डोमिनेंट कौन से होंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस कौन से होंगे, और होमोजाइगस रिसेसिव कौन से होंगे। तो नेक्स्ट पेज ओपन कर रही हूँ, ठीक है। चलो अब स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते हैं। देखो, p स्क्वायर इज इक्वल टू यानी AA, ठीक है। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 0.6
इंटू 0.6 इज इक्वल टू कितना आ गया 0.36, यानी 36% होंगे ए डोमिनेंट जीन वाले, है ना, डोमिनेंट जीन वाले हो गए। ये साथ साथ लिखती चलूँ, चलिए ये हो गए हमारे डोमिनेंट होमोजाइगोस डोमिनेंट, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पेज ओपन कर रही हूँ, है ना, ताकि मैसअप ना हो। फिर 2PQ यानी ए वाले लोग, 2PQ इज इक्वल टू 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 0.48, है ना, यानी 48% कौन से हो गए हमारे एक डोमिनेट एक रिसेसिव है ना इसमें जीन, तो हमारे 48% हो गए हेट्रोजाइगस। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 60% हमारे आई थिंक इसमें आते हैं होमोजाइगस। क्यू स्क्वायर है यानी 0.4 इंटू 0.4 यानी कितना आ गया 0.16, यानी 16% आ गए हमारे होमोजाइगस रिसेसिव, यानी स्मॉल ए। क्लियर। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत? 0.4 अगर आप सोच रहे हैं कैसे आया, तो देखो 60% हमारे 60% जो हैं वो क्या हो गए जीन ए हो गए, देन 40% क्या हो गए हमारे 40% हो गए हमारे स्मॉल ए यानी रिसेसिव। तो ये हो गया 0.6 और ये हो गया 0.4। अब समझ आया, हो गया क्लियर। आगे बढ़ें। वाई इज हार्डी प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है हार्डी प्रिंसिपल, चलो देख लें। देखो हेल्प्स टू measure जेनेटिक, एक मिनट, एक सेकेंड, हाँ जी, हेल्प्स टू measure genetic variation in a population। क्यों ज़रूरी है हमारा हार्डी प्रिंसिपल? जनसंख्या में वेरिएशंस को समझने में, मीज़र करने में, पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन को हेल्प करता है ना। दूसरा देख लेते हैं। एक्ट्स एज अ बेसलाइन टू नो इफ इवोल्यूशन इज हैपनिंग। नोट प्लीज साथ साथ करते जाइए, है ना, तो दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखो, एज अ बेस लाइन टू नो इफ एवोल्यूशन इज हैपनिंग, एक बेस लाइन की तरह एक्ट करेगा ये पता करने का आधार है ये, ताकि एवोल्यूशन विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। थर्ड वन देख लेते हैं क्यों इम्पॉर्टेंट है ये, एक सेकेंड। यूज्ड इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स में और एवोल्यूशन स्टडी में इस्तेमाल भी किया एंड एवोल्यूशन स्टडीज़ में। चलिए नोट कर लीजिए, ये पॉपुलेशन और जेनेटिक्स में पढ़ने में क्या होता है, ये इस्तेमाल किया गया पॉपुलेशन जेनेटिक्स। एक मिनट में लिख देती हूँ, इरेजर कहाँ गई पर निकल गई, एक सेकेंड। पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन स्टडी, पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन पढ़ने में क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? उपयोग होता है ना, पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन पढ़ने में। क्लियर यहाँ तक? Hardy-Weinberg principles tell us how genes stay stable in a populations. If conditions are perfect, gene frequency would not change, but in real life these conditions are rarely met, so evolutions happen. देखो Hardy-Weinberg principle ये बताता है कि अगर जीन में सब स्टेबल हो, है ना, सब अगर हाउ जीन स्टे स्टेबल इन पॉपुलेशन,
यानी अगर सब स्थिर हो, कुछ चेंज ना हो, सब कंडीशंस परफेक्ट हो, म्यूटेशन ना हो, माइग्रेशन ना हो, तो बदलाव नहीं होगा। मतलब अगर कंडीशन सब स्थिर रहे, परफेक्ट रहें, तो जीन में कोई बदलाव नहीं रहेगा, है ना, कोई बदलाव होगा ही नहीं। लेकिन रियल लाइफ में ये जो कंडीशंस हैं वो रेयरली मेट होती हैं, तो एवोल्यूशन होता है। यहाँ तक क्लियर? बाकी हार्डी विनबर्ग सिद्धांत जो है वो यही कहता है कि अगर सब कुछ स्थिर रहे, परफेक्ट रहे कंडीशन, जैसे कि म्यूटेशन ना हो, माइग्रेशन ना हो, तो जीन फ्रीक्वेंसी वुड नॉट चेंज, यानी जीन में कोई बदलाव नहीं होगा। बट असलियत में, मतलब रियल लाइफ में, जीवन में जो कंडीशन है वो रेयरली मेट होती हैं, तो इवोल्यूशन होता है ना। आदर्श स्थितियाँ भी कहते हैं, है ना। जीवन में ये आदर्श स्थितियाँ नहीं होती तो इवोल्यूशन होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लास समझ आ गई? चलिए, क्लास यहीं कंप्लीट होती है। अगर आज की क्लास अच्छी लगी, जो भी मैंने समझाया वो समझ आया हो, सब कुछ क्लियर हो गया हो, तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ अगर अच्छी लगी क्लास तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगती हैं आपको मेरी क्लासेस। मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप प्लीज़ रिवीजन करते चलिए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फैमिली को प्यार दो, केयर करो, रिस्पेक्ट करो, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।